एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं हमारे साथ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या अप्रोच रखें। गौतम जी, गुड आफ्टरनून। ऑल टाइम हाई मार्केट में, और ये वाला जो अर्निंग सीजन था, मैं आपका नोट पढ़ रहा था, ये भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहा पिछले 3-4 क्वार्टर की डिसअपॉइंटमेंट के बाद। क्या अब समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ से कि अर्निंग्स भी पिकअप हों और मार्केट और हायर हाइज लगाए यहाँ से? गुड आफ्टरनून अनुज। मुझे आप बुलाने के लिए शुक्रिया। काफी समय बाद बात हो रही है आपसे। अर्निंग सीजन काफी अच्छा रहा है, जैसे जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके मुकाबले तो अच्छे नंबर्स आए हैं। पिछले 4-5 क्वार्टर से हम देख रहे थे कि अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही थी और अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे थे। तो 2-3 चीज पहले मैं कहना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले तो इस क्वार्टर में अर्निंग्स डाउनग्रेड नहीं हुए, फॉर ए चेंज अर्निंग्स अपग्रेड हुआ है। दूसरा, अगर आप सिर्फ निफ्टी के नंबर्स देखेंगे तो आपके कंक्लूजन्स गलत निकलेंगे, क्योंकि निफ्टी के नंबर्स बहुत फ्लैटिश थे। 3-4 कंपनी की वजह से, टाटा मोटर, कोल इंडिया, इंडिगो, जोमैटो, ये सब कंपनीज की वजह से निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 2% ही दिखता है। जो कि हमारे कवरेज यूनिवर्स के जो 335 स्टॉक्स थे, उनका अर्निंग्स ग्रोथ था 12%, और एनएससी 500 इंडेक्स का अर्निंग्स ग्रोथ था 15%। तो ये आपको दर्शाता है कि निफ्टी के बाहर जो ब्रॉडर मार्केट है, वहां पे अर्निंग्स काफी अच्छी आई है। इनफैक्ट हमारे कवरेज के अगर आप लार्ज कैप अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो 10% था, मिड कैप में 34% था, और स्मॉल कैप डिसअपॉइंटिंग था, वहां पे डिक्लाइन था 5% का। मिड कैप 34% बहुत ही अच्छा नंबर रहा है, और पिछले 6 क्वार्टर से मिड कैप्स के नंबर जो है वो लार्ज कैप नंबर्स के ग्रोथ से 2 या 3 गुना ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप एचपीसीएल, जो कि एक ओएमसी है मिड कैप्स में, वो हटा के भी देखते हैं तो करीबन करीबन 24% अर्निंग्स ग्रोथ मिड कैप में था। हमने लगभग हमारे कवरेज में 2.5% अर्निंग्स अपग्रेड किया है FY26 का, जिसमें मिड कैप का अर्निंग्स अपग्रेड हुआ है 4%, लार्ज कैप का 2%, और स्मॉल कैप में हमने 4% अर्निंग्स कट किया है। तीसरा, लगभग 70 से 75% ऑफ कवरेज यूनिवर्स जो है, जो कि स्प्रेड दर्शाता है, उनके जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद के मुकाबले या तो बेहतर रहे हैं या इनलाइन रहे हैं। तो जो कंपनीज ने डिसअपॉइंट किए हैं, नंबर ऑफ सच कंपनीज वो काफी कम थे इस बार। और चौथा, जो कि थोड़ा-सा एक आई वुड से वीकनेस रहा है, और ये एक्सपेक्टेड ही था, बड़े सेक्टर्स ने अभी तक अर्निंग्स में कोई ऐसे बड़ा फायर नहीं दिखाया है। जो बैंक्स है, प्राइवेट पीएसयू बैंक फ्लैटिश थे या -2-3%। आईटी में 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ आया है, वो इनलाइन था, और इनफैक्ट हमने आईटी में अभी बड़ा अपग्रेड भी किया है, और मॉडल पोर्टफोलियो में अंडरवेट से ओवरवेट गए लास्ट वीक। तीसरा, कंज्यूमर स्टेपल्स में लगभग 2% ग्रोथ था, और ऑटो में बिकॉज ऑफ टाटा मोटर्स नंबर्स फ्लैट थे, अदरवाइज ऑटो के नंबर्स बहुत अच्छे थे। तो ये जो 4 बड़े सेक्टर्स हैं, इनका इंडेक्स में वेट करीबन करीबन 60 से 65% है। इनमें अर्निंग्स ग्रोथ 4 या 5 ही टका थी। जो बाकी फिर स्मॉल सेक्टर्स बचते हैं, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, यहाँ से लेके सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सेक्टर की जो कंपनीज है, इन्होंने ग्रोथ को पुल किया है। इसमें आप एनबीएफसी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जब तक बड़े सेक्टर्स आगे जाके पार्टी ज्वाइन नहीं करते अर्निंग्स ग्रोथ की, इंडेक्स लेवल पे बहुत बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ आना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमारा आज के नंबर्स पे अगर आप देखें तो FY26 में 9% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है ऑन निफ्टी। निफ्टी में हमने आधा परसेंट अर्निंग्स अपग्रेड भी किया है, और FY27 में अभी भी हमारे नंबर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 15% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है, और मार्केट 15 महीने से कंसोलिडेट हुआ है एक रेंज में। जो एक मैसिव यूफोरिया था लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में, वो मार्केट में नहीं है, और जो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, वो थोड़े से कंसोलिडेट होके अभी लॉन्ग पीरियड एवरेज के रेंज में आ गए, एटलीस्ट फॉर लार्ज कैप्स। ओके। गौतम जी, अब अगला बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए होगा आरबीआई की पॉलिसी 5 तारीख को। यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और सिंस आपने बैंकों की बात छेड़ी, बैंकों में जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस रही है, खासतौर से पीएसयू बैंकों में, क्या वो कंटिन्यू करेगी? हमें लगता है कंटिन्यू होगा। पीएसयू बैंक्स में हमारा ओवरवेट भी है। दूसरी बात जो है, आरबीआई एक्सपेक्टेशंस हमारे 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की उम्मीद है। रूम तो 50 बेसिस पॉइंट का है, बट करेंसी पे जो प्रेशर है उसको देखते हुए मैं नहीं लगता है कि 50 बिप्स का कट आएगा। 25 बिप्स कट आना पॉसिबल है। बैंक्स के अर्निंग्स भी अभी अगले क्वार्टर से बेस उनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। अनुज जी, अगर आप ध्यान रखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, नंबर FY18 से 25 के बीच में जो हमारे कवरेज यूनिवर्स में लगभग 70 बीएफएसआई कंपनीज है, उनका जो मुनाफा है वो 48,000 करोड़ से 4,93,000 करोड़ हुआ है 7 साल में।
यानी कि लगभग 50 का 5 लाख करोड़ ऐसा समझिए आप, तो 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है 7 साल में। उस बेस पे एफवाई 26 में करीबन-करीबन 8 या 10% का ही अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। अगले साल हमारा उम्मीद है, और ये 10% भी जो एफवाई 26 का है, थोड़ा मैं एक लेवल और डीप जाता हूँ, तो फर्स्ट हाफ में तो डिक्लाइन है। इसका मतलब है कि सेकंड हाफ में आपके अर्निंग्स थोड़े से रिकवर होते हुए दिखते हैं, बिकॉज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबलाइज़ हो रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा-सा पिकअप होगा। गवर्नमेंट ने भी जीएसटी कट क किया है, आरबीआई ने रेट कट किया है, इनकम टैक्स कट हुआ है, सबका एक क्युमुलेटिव इम्पैक्ट हमें लगता है सेकंड हाफ एफवाई 26 में आएगा। और 27 में हमारी उम्मीद है कि बैंक्स के अर्निंग्स 15% ग्रो करेंगे। और आज वैल्यूएशंस का अगर आप चार्ट देखते हैं अक्रॉस सेक्टर्स, तो बैंक ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी लॉन्ग पीरियड एवरेज में डिस्काउंट में है। दूसरी बात, विद इन बीएफएसआई काफी बड़ा ये सेक्टर है। हमारा जो दूसरा एक व्यू रहा है बीएफएसआई में, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स पे हमने बड़ा ओवरवेट रखा है पिछले 3 सालों से, जिसमें कैपिटल मार्केट की कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हमें लगता है 3 से 5 साल का अगर आप व्यू लेते हैं, तो ये नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स यहाँ से भी बैंक्स को आउट परफॉर्म करेगा। और अगर आप अगला 12 महीने का व्यू लेते हैं, तो हमें लगता है बैंक्स और आउट परफॉर्म करते रहेगा। सो ओवरऑल बीएफएसआई पे हमारा पॉजिटिव व्यू बरकरार है। ओके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप पूरे एनबीएफसी स्पेस को लेकर। गौतम दुग्गड़ जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे आज लाइफ टाइम हाई के बाद और देखा कि पिछले शिखर से इस शिखर तक कैपिटल मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। 39% के रिटर्न्स वहाँ से जनरेट होते हुए दिखे हैं। डिफेंस भी उस लिस्ट में शामिल है। 19-20% के रिटर्न्स डिफेंस स्पेस से, दो स्पेसेस 2025 के हाईलाइट में रहे हैं। आपसे मैं व्यू जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए ऐसे ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन दोनों ही स्पेसेस से। आपका व्यू क्या होगा? देखिए, कैपिटल मार्केट श्रेया क्या है कि काफी नॉन लीनियर इनका प्रोफाइल होता है। यहाँ पे आप एक वो जो कहते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग नहीं एक्सपेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज सिक्लिकल है, वॉल्यूम्स पे डिपेंड करता है, बाजार के फ्लोज पे डिपेंड करता है। तो वहां पे एक साल में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं जब अनुज जी के सवाल का जवाब दे रहा था, मैंने यही कहा कि अगला 3-5 साल का अगर आपका नजरिया है, तो मुझे लगता है कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम बहुत अच्छा करेगा। हम 4 करोड़ डीमैट अकाउंट से 2020 मार्च के 21 करोड़ डीमैट अकाउंट तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं। हमें लगता है ये जो जर्नी है इंडिया का, फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, ये कंटिन्यू होता रहेगा। और इसीलिए ना सिर्फ एक्सचेंजेस या ब्रोकर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी, वेल्थ मैनेजर्स भी, इंटरमीडियरीज भी, डिपॉजिटरीज भी, और काफी सारे नए कंपनीज और आगे इसमें लिस्ट होंगे। मुझे लगता है एज अ पैक ये काफी आउट परफॉर्म करने की उम्मीद है, बिकॉज स्केल, साइज एंड प्रॉफिट तीनों साथ में आएंगे। और उस साइज पे जब ग्रोथ आएगी, तो वेल्थ जरूर क्रिएट होगा। इसमें डिफिकल्टी यही होता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर इन पे व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये सिक्लिकल कंपनीज है और थोड़ा सा नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। तो दूसरा आपने सवाल पूछा डिफेंस पे, वहां हमारा व्यू पॉजिटिव है। लेकिन आप याद रखिए, डिफेंस ने पिछले 4 साल में 10 गुना वेल्थ ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अगर आप जुलाई 2021 के वैल्यूएशंस और मार्केट कैप देखेंगे डिफेंस के, तो 1 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप जुलाई में 2021 में डिफेंस का होता था। वो ऑलरेडी 10 लाख करोड़ हो चुका है। तो आपका 10 गुना पैसा ऑलरेडी बन चुका है उस स्पेस में। अब जो पी मल्टीपल्स 12 के 14 के होते थे, वो अभी 48 से 55 का पी मल्टीपल चल रहा है। तो यहां से जो वेल्थ क्रिएट होगा डिफेंस में, मुझे लगता है वो अंडरलाइन अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले या तो उतना होगा या उससे थोड़ा कम ही होगा। तो हमारा जो उम्मीद है अर्निंग्स ग्रोथ का 15 से 18% के आसपास है। और उतना ही हमारी उम्मीद है कि अगर डी रेटिंग नहीं होता है, तो उतना ही मार्केट कैप भी कंपाउंड होगा। ओके गौतम जी, एक प्रश्न और। आई मीन जीएसटी कट के बाद जिस सेक्टर पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया, जहाँ पे प्राइस में बड़ा डिफरेंशियल आया, वो था ऑटो। और जो पोस्ट दिवाली जो डिमांड है, उसके बाद ऑटो में आप इस फिस्कल के सेकेंड हाफ में क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जीएसटी कटाया उसके बाद जो आपके नॉर्मल ग्रोथ प्रोजेक्शंस थे, उससे कितना डेविएट हो गई ग्रोथ के प्रोजेक्शंस, और इसके चलते आप ऑटो पे क्या व्यू रखते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग थीम क्या होगी, वेदर इट्स टू व्हीलर, ऑटो में वेदर इट्स पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल? ओके, सो ऑटो में हम काफी लकी थे, हमने जुलाई में अपग्रेड कर लिया था अंडरवेट से ओवरवेट। ऑटो में नजरिया अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी हमारा ओवरवेट स्टांस है। इसमें जो सेक्टर, जो स्टॉक्स हमें पसंद है, काफी डाइवर्जेंट व्यूज है, बिकॉज टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सीवीज,
तो हमारे जो 3-4 पसंदीदा शेयर है, एक तो M&M रहा है, 4 साल से मॉडल पोर्टफोलियो में है। 900 रुपए पे हमने ऐड किया था, आज भी हमारे टॉप आइडियाज़ में से है। टू व्हीलर में हमें टीवीएस मोटर अच्छा लगता है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रहा है। इनफैक्ट अगर आप हमारे कवरेज यूनिवर्स के 338 स्टॉक देखेंगे, तो ये एक अकेला ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 20 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली 15% प्लस एबिटा ग्रोथ दिखाया है। 6 साल में प्रॉफिट 6 गुना हुआ है टीवीएस मोटर्स का, और वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है अक्रॉस सेक्टर्स, तो वो भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। ये 2 स्टॉक के अलावा जो हमें पसंद है, वो है मारुति और जो ऑटो एंक्स जिसे कहते हैं, उसमें हमें हैप्पी फोर्जिंग पसंद है। बट सेक्टर मुझे लगता है थोड़ा-सा अभी टाइम करेक्ट हो सकता है, बिकॉज़ लास्ट 2-3 महीने बहुत ही शानदार रहे जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद। कई सारे स्टॉक 25-30% चल गए हैं। इनफैक्ट ऑटो अगस्त तक चौथे या 5वें नंबर पे था इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्टर परफॉर्मेंस कैलेंडर ईयर 2025 का। सितंबर के बाद वो नंबर 1 बन गया है। तो नंबर्स अच्छे आएंगे ऑटो के, हो सकता है स्टॉक प्राइस थोड़े से अभी टाइम करेक्ट हो। ओके, चलिए तो ये इस समय आपका व्यू टाइम करेक्शन को लेकर। गौतम जी, एक स्पेस जहां बहुत पेन रही है वो है ईएमएस स्पेस। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने इसको लीड किया था, केन्स टेक में लगातार डी रेटिंग हो रही है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं अब? तो हमारा काफी हाई कन्विक्शन व्यू है इस स्पेस पे। इंडेक्स में जो हमारा बेंचमार्क है मॉडल पोर्टफोलियो का, इस स्पेस का वेट 0.4% है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में डिक्सन और केन्स दोनों है, जिनका वेट है 4%। अभी इस स्पेस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये महंगे स्टॉक्स है, तो थोड़ा भी अगर अर्निंग्स में आगे पीछे होता है तो मार्केट का रिएक्शन बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट होता है बोथ साइड्स में। बट ग्रोथ की जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है दोनों कंपनीज में 25 से 45% का एक्सपेक्टेशन है। और अगर मैं थोड़ा सा वो आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करता हूँ, तो बाकी भी जो हम 6 और ईएमएस कंपनीज इन 2 के अलावा ट्रैक करते हैं, वहां पे भी हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन इसमें क्या है कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो वेरिएशंस आता है, जिसकी वजह से अर्निंग्स में काफी चेंजेस होती है कई बार, तो मार्केट का रिएक्शन बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये स्पेस उन लोगों के लिए ज्यादा कंड्यूसिव है जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है। अगर आपका 6 महीने का नजरिया है, 12 महीने का नजरिया है, तो हो सकता है कि शायद इसमें टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन भी हो। बट अगर आपका 3 से 5 साल का नजरिया है, तो जो गवर्नमेंट का फोकस आया है पूरा ये मैन्युफैक्चरिंग पे, पीएलआई पे, ईएमएस इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। तो अगर ये हमारा ये नजरिया है आज कि ये कंपनीज आगे भी अगले 4-5 साल तक 20 से 25% कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ देगी। तो अगर आप नियर टर्म वोलेटिलिटी इग्नोर कर सकते हैं, तो इस स्पेस में बने रहना ये हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, नियर टर्म वोलेटिलिटी अगर आप कर सकते हैं, सह सकते तो रह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है क्योंकि सरकार की तरफ से कदम भी है। लेकिन गौतम जी, अगर मैं 2 काउंटर्स पर आपसे सवाल करूं, दैट इज क्विक कॉमर्स स्पेस, इटर्नल और स्विगी। इटर्नल ने इस साल में अब तक 43% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, और जिस तरीके से लगातार ये ब्लिंकिट को लेकर अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, क्या लग रहा है इसका भविष्य क्या होगा नियर टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से? और जिन्होंने अभी तक इसको कंसिडर नहीं किया है, तो इन लेवल्स पर भी क्या कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल करना चाहिए। हमारा बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है क्विक कॉमर्स पे अक्रॉस द बोर्ड। इटर्नल भी, स्विगी अभी हमने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है अक्टूबर के प्रीव्यू में। पहले हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 70 रुपए से लेके 300 रुपए तक जोमैटो इटर्नल मौजूद था। हमें लगता है कि अगले 5 से 10 साल तक इस सेक्टर का टॉप लाइन कम से कम 18 से 20% पे कंपाउंडिंग होगा, और इस सेक्टर से काफी विनर्स निकल के आएंगे। फिर से मैं वही एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने खुद कहा है अभी कि ये साल इन्होंने ऑलरेडी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, तो जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है उनके लिए हो सकता है कि शायद नियर टर्म में बहुत ज्यादा पैसा ना बने। बट डेफिनेटली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक ऐसा स्पेस है इंडिया में राइट नाउ। इनफैक्ट हमने तो कंज्यूमर स्टेपल्स का वेट 0 कर दिया है। हमारा जो पूरा 15% वेट कंजम्पशन में एलोकेट किया हुआ है, वो 15 के 15% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है। चाहे आप स्विगी ले लीजिए, या आप टाइटन ले लीजिए, रैडिको लीजिए, इंडिगो एविएशन है। सो ऐसे हमने कई सारे कंपनीज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रखे हैं। हमारा हाउस व्यू बहुत क्लियर है, जो ग्रोथ आएगा पर कैपिटा इनकम में आगे जाके अगले 3-5 सालों में, वो पैसा डिस्क्रिशनरी में ज्यादा जाएगा रादर देन कंज्यूमर स्टेपल्स। और आप देख ही रहे कि कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज, ये जीएसटी रिलेटेड पॉप अगर आप छोड़ दे, तो पिछले 10 साल में कोई भी कंज्यूमर स्टेपल कंपनी इंडिया में 10% प्लस का टॉप लाइन ग्रोथ कंपाउंड नहीं कर पाया है। तो जो कंजम्पशन में वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में ज्यादा हो रहा है।
ओके अच्छा गौतम जी, एक और चीज़ जिसके इर्द गिर्द हमारी अर्निंग्स घूमती हैं या फिर कुछ सेक्टर्स की, दैट्स क्रूड। क्रूड को ये लेकर बहुत इसके सारे बाद जाना होगा, सॉरी। मैं क्रूड पे आ रहा था गौतम जी कि हाँ, क्रूड, हाँ, क्रूड पे बहुत सारे हाउस व्यूज ये आ रहे हैं कि इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 30, काफ़ी स्लो डाउन वो क्रूड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रूड डेरिवेटिव्स या फिर ओएमसीज, अपस्ट्रीम कंपनियां अभी क्या फेवरेबल लग रहा है क्रूड के प्रोजेक्शंस को देखते हुए, आपके खुद के प्रोजेक्शंस को देखते हुए क्या चीज़ कर तो रहे हैं? बहुत क्विकली मैं आंसर करूंगा। क्रूड पे हम कभी व्यू नहीं लेते हैं, चाहे वो ऊपर रहे या नीचे रहे। कमोडिटी प्राइसेस पे, क्रूड पे जो ग्लोबल कमोडिटी है, व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, जिन कंपनीज का आपने नाम लिया है वो सारे ट्रेडिंग स्टॉक्स रहे हैं। तो अगर आपका क्रूड पे कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन व्यू है, तो एज एन इन्वेस्टर आप उसके इर्द गिर्द खेल सकते हैं। दूसरा, मैंने कभी भी इन कंपनीज में बहुत ज्यादा री रेटिंग होता हुआ नहीं देखा है। और तीसरा, इन कंपनीज का अर्निंग्स प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्वार्टरली तो भूल जाइए, एनुअल अर्निंग्स भी प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एज अ स्ट्रक्चरल कॉल, मैंने हमेशा इन कंपनीज को अंडरवेट ही रखा है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। बीच बीच में कभी कभी टैक्टिकली ट्रेडिंग पोजिशन हमने मॉडल पोर्टफोलियो में रखे हैं, बट इन जनरल हम इन स्पेस को अवॉइड ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए